लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी अपने चार्ज के बारे में। आज हम लोग चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसमें से हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज को लिया है और जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी सिस्टम, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास में कोई सिस्टम है इस तरीके से, इस सिस्टम में चार्ज है +q और -q +2q ऐसे और प्लस का 3q। तो इस सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होगा उस टोटल चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, उस चीज को हम कंसीडर करेंगे इसमें एडिटिविटी में कैसे कंसीडर करेंगे उसको। देखिए, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू +q -q +2q +3q। दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और नेट चार्ज जो है वो कितना बन गया आपका 5q। तो इसका जो सम हुआ है, चार्ज का जो सम हुआ है, यहाँ पे चार्ज जो आपस में ऐड हुए हैं पूरे सिस्टम के लिए, उसके अंदर सिंपल अलजेब्रा लगा है। तो एडिटिविटी ऑफ द चार्ज फॉर एनी सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे? चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। दैट मीन्स प्लस और प्लस दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी सिस्टम में +q और -q दो ही चार्ज हैं तो उस सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज हो जाएगा 0, क्योंकि उसमें सिंपल अलजेब्रा यूज करेंगे हम। ये आता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी। चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये। इसके बाद देखिए, जो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी चार्ज के लिए वो क्या होगी उसमें हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन का मतलब यहाँ पे समझना है हमें, थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, हमने एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के बारे में बात की, लास्ट जो लेक्चर्स थे अपने उसमें हमने एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात की। और वो जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स आपके होते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है और उसके पास में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, तो क्या हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं, मतलब उसको हाफ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास जो चार्ज है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली फुलफिल है, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही रहेगा। अब सुनिए, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन हमने मान लीजिए ये हमारे पास कोई बॉडी है, ऐसे हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब हमने इसको -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज दे दिया। फिर हमने इसको 2 दिए तो कितना हो जाएगा? 2 दिए तो 3.2, 3 दिए तो 4.8, 4 दिए तो 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, मैं आपसे बोलूं कि मुझे मैं आपको एक बॉडी दूं और मैं आपको बोलूं कि इस बॉडी के ऊपर 2.5 कूलम चार्ज मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करेंगे आप बताइए जरा? अगर आपने 1.6 दिया तो वो कम रह गया, और अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो कितना हो गया? 3.2। दैट मीन्स 2.5 जो है वो इसके ऊपर चार्ज देना इस बॉडी को इम्पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम अगर चार्ज किसी को, मतलब किसी दूसरी बॉडी को अगर हम चार्ज देंगे तो वो किस फॉर्म में देंगे हम लोग? वो हमारी जो फॉर्म है वो होगी क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। एक क्वांटिटी में ही हम उसको चार्ज दे सकते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वो क्या है देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इसको मैं समझा रहा हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी जो है वो कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है। कैसे नहीं है ये देखिए यहाँ पे। सपोज कीजिए कि आपने पहले चार्ज दिया 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज दिया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, फिर आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया ऐसे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, ऐसे जाएगा ये चार्ज आपका, ऐसे जा रहा है, ऐसे बढ़ रहा है चार्ज।
कंटिन्यूअस लाइन में नहीं बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस लाइन में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। इस तरीके से होता है स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप बनाई है मैंने इस तरीके से होगा स्टेप बाय स्टेप। तो इस चीज का मतलब ये निकला, ये वाली जो चीज है ना इसका मतलब ये निकला, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी, कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी नहीं होती है, बट इट इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स Q प्लस N, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस N। अगर हम किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो प्लस का ले लेंगे साइन, और अगर नेगेटिव देते हैं तो माइनस का साइन ले लेंगे। N यहाँ पे क्या है, N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो। तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ऐसे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम ऐसे नहीं कर सकते कि हाफ इलेक्ट्रॉन दे दिया या 3/2 दे दिया या फिर और अदर किसी फॉर्म में दे दिया, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं होगा। मैंने इस चीज को यहाँ पे क्लेरिफाई भी किया है, देखिए यहाँ पे ये वाली जो चीज है इसमें मैंने इसको क्लेरिफाई भी किया है। द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, मतलब इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। देयरफॉर चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, n तक ये होगी। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया। अब थर्ड जो रूल है वो भी मैं यहाँ पे लिखता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि उसमें क्या करना है हमें, ठीक है। हाँ तो देखिए जो आपका जो थर्ड जो बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की वो आती है कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन का मतलब पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, ब्रीफली इसके बारे में बताता हूं कि जो पूरा यूनिवर्स है आपका, जितना भी यूनिवर्स है उसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा जीरो रहता है। जैसे अर्थ को ले लीजिए, अर्थ का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा जीरो ही रहेगा, चाहे आप उसको कितना भी यूज ले लो, चाहे कितना भी आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी आप उसको यूज ले सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्सेज में 24/7 एनी टाइम, मतलब एनी टाइम, एनी टाइम ऑफ इंस्टेंट के ऊपर यूज होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी टोटल चार्ज जो है वो हमेशा जीरो ही रहेगा। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि चार्ज जो है उसको कभी भी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और कभी भी हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। उसका ये रीजन है जो कि पहले भी मैं आपको 11th क्लास में भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर में, कि एनर्जी जो है वो पूरे यूनिवर्स की कांस्टेंट है, उसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो, ठीक है। उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल्स ये लिए हैं कि जब कोई भी ऐसी रिएक्शन होती है, जैसे मान लो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ऐसी कुछ इंसिडेंट्स देखने को मिले जिसमें हमें ये लगता है कि जैसे चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया हो या फिर वो क्रिएट हुआ हो, ऐसे भी कुछ फिनोमेना हमें देखने को मिले। तो उनमें क्या होता है, उसके लिए ऐसी जो प्रोसेस हुई उसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, और उन्होंने बोला कि हमारे पास में जैसे इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ठीक उसी तरीके से एक पॉजिटिव पार्टिकल भी होता है हमारे पास, उसका मास भी, उसका चार्ज और उसका मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और उसको नाम दिया गया पॉजिट्रॉन। क्या नाम दिया गया उसको, पॉजिट्रॉन। ये पहले एक हाइपोथेसिस थी, बाद में ये चीज जो है ये आगे चल के थोड़े टाइम बाद में इसको कंसीडर भी किया गया और इसके बारे में काफी रिसर्च भी हुई, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा ब्रीफली इसको ले रहे हैं इसके अंदर। अब देखिए उसमें क्या हुआ, ये जो एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का मतलब होता है विनाश होना, नष्ट करना, निगल जाना, दैट मीन्स निगल जाना। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की आपस में टक्कर हुई, क्या हुई, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की आपस में टक्कर करवाई गई, और टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों के परखच्चे उड़ गए, मतलब बिल्कुल दोनों एक दूसरे खत्म हो गए, गायब हो गए। तो
इस केस में हमारी जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी, कंजर्वेशन की थ्योरी, वो गलत साबित हो रही है। लेकिन गलत साबित नहीं हो रही है, इसी के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। एक तरीके से देखें तो वो हमें गलत नजर आ रही है, लेकिन दूसरे तरीके से देखें तो उसका रिजल्ट निकला। रिजल्ट क्या निकला, यहां पे देखिए, द चार्जेस इन पेयर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज जो है अगर वो पेयर में है, जैसे फोर्स हमेशा पेयर में होते हैं, फोर्स क्या होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं, वैसे ही चार्जेस भी हमेशा क्या होते हैं, चार्जेस भी हमेशा अगर पेयर में होंगे तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको क्रिएट भी कर सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसके साथ में एक पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉय होगा। तो अगर पूरा यूनिवर्स का चार्ज मान लीजिए 1000 कूलम है और उस 1000 कूलम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लीजिए नेगेटिव 1000 कूलम है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने अगर वहां से निकाल दिया तो 999 बच गया। कितना बच गया, 999। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसी के साथ उतने ही मास का एक और पार्टिकल डिस्ट्रॉय होता है, तो उस जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, तो दोनों का नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के कितना बनेगा, 0। तो पूरे होल यूनिवर्स का चार्ज कितना का कितना रहा, 0 ही रहा। तो वही इक्वेशन हमने यहाँ पे दिखाई है। मतलब एनिहिलेशन के दौरान जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को तेज टक्कर मारते हैं और इनके परखच्चे उड़ जाते हैं, उस केस में इन दोनों से एक एनर्जी निकलती है जिसे हम रेडियो एक्टिव गामा रेज बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो चार्ज की जो एनर्जी थी, उसको इन दोनों ने वेव में कन्वर्ट कर दिया और वेव मिल गई हमें। तो वो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। अब देखिए, अगर इसका उल्टा प्रोसेस किया जाए, उल्टा मतलब क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको डिस्ट्रॉय तो कर दिया हमने, क्या हम इनको क्रिएट भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसी के रेस्पेक्ट में दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट में एक हैवी मेटल लिया गया, जैसे प्लेटिनम, मैंने प्लेटिनम लिया है और उस प्लेटिनम के ऊपर गामा रेज को छोड़ा गया, और गामा रेज को जब उस प्लेटिनम के ऊपर छोड़ते हैं तो गामा रेज उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब्जॉर्ब होने का मतलब, जैसे ही गामा रेज उसके अंदर अब्जॉर्ब होंगी, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्लेटिनम हैवी मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बन जाएंगे वहां पे। ये इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर होती है। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी भी कम नहीं होता, कभी भी ज्यादा नहीं होता, और वो कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आइसोलेटेड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय। आइसोलेटेड चार्ज जो है वो कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हम उसको, और नहीं कभी उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमेशा पेयर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और पेयर में पॉसिबल होगा तो दोनों मिलके 0 बनाएंगे। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम एक यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन लेते हैं, देखिए नीचे, ये देखिए हमने यूरेनियम लिया। अब इस यूरेनियम की इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड में हम बैलेंस करते हैं, हर किसी इक्वेशन को करते हैं। इसको भी देख लीजिए अब, 94U238 इज इक्वल्स टू थोरियम बना और हीलियम। तो थोरियम कितना है यहाँ पे 234, और ये 4 कितना हुआ टोटल, 238, और यहां से 92 है और ये 2 है, तो ये कितना हुआ टोटल, 94। तो सेम सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो आयंस जो हैं, जो चार्ज हैं, वो यहाँ पे बोथ साइड में सिमिलर है। तो ये चीज हमारे पास में देखने को हमें मिलती है। मतलब पेयर में ही हम इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और पूरे यूनिवर्स का चार्ज हमेशा 0 रहता है। अब हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की। किसकी बात करेंगे, कूलम्ब्स लॉ की। तो देखिए, मैं उसका स्टेटमेंट लिखता हूं। पहले स्टेटमेंट से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप, उसके बाद में देखते हैं हमें स्टेटमेंट में क्या करना है। हमें कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। अब हम बात कर रहे थे कि पूरे यूनिवर्स में अभी तक जो डिस्कवरी हुई है उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं, और एक जो तीसरा फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, वो सिर्फ एटम के अंदर ही अप्लाई होता है, उसके न्यूक्लियस में।
लेकिन जो बाहरी दुनिया है उसके अंदर दो टाइप के फोर्स हमने माने, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो न्यूटन के फॉर्मूले से मिला है वो क्या था, वो ये था कि एफ जी इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमें न्यूटन के फॉर्मूले से न्यूटन के लॉ से हमें ये फॉर्मूला मिला। कैसे मिला ये हमें? न्यूटन ने बताया कि कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है तो उसका जो फोर्स है वो उन दोनों बॉडीज के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे दो बॉडी है m1 और m2, उनका मास है अलग अलग, A बॉडी और B बॉडी, ये लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और उन्होंने बताया कि इन दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये चीजें आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले में। तो उन्होंने बताया कि दोनों जो बॉडी है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके स्क्वायर के। तो ये स्टेटमेंट आया, एक ये स्टेटमेंट आया, और दोनों स्टेटमेंट से ये फॉर्मूला निकल के आया m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज हुआ जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, g m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अब न्यूटन का ये फॉर्मूला देने के बाद में कूलम जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में काफी रिसर्च की, उनके रिस्पेक्ट में ही ये जो यूनिट बनाई गई है चार्ज की, और उन्होंने बताया कि चार्ज जो है वो चाहे नेगेटिव प्रॉपर्टी के हों चाहे पॉजिटिव प्रॉपर्टी के हों, उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, रिपल्सन और अट्रैक्शन प्रॉपर्टी का फोर्स लगता है। तो उस फोर्स को भी उन्होंने इसी से कॉपी करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जब कोई दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों के डॉट प्रोडक्ट के। जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज लेना है, उन्होंने ये भी बताया कि चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे एक Q1 चार्ज लिया और दूसरा लिया यहाँ पे Q2 चार्ज, दो चार्ज ले लिए जिनके बीच की डिस्टेंस R ले ली, R डिस्टेंस है इनके बीच की। ये पॉइंट चार्ज क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे अभी इसके बारे में बात करते हैं। Q1 एंड Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये दो स्टेटमेंट यहां निकल के आए आपके पास कूलम्ब्स लॉ से, इसी को उन्होंने कॉपी करके और ये लॉ बनाया था। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो आपके पास में नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब एक कांस्टेंट को यूज लेना पड़ेगा तो उसको हमने C डैश मान लिया, कूलम्ब्स कांस्टेंट, और इसको लिख दिया Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास में कूलम्ब्स का फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। अब ये कूलम्ब्स का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको कैसे स्टेट करेंगे हम लोग वो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियरिफाई करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टेटमेंट की। तो अभी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ स्टेटमेंट, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे समझना है। हाँ जी, तो मैं आपको अभी अभी एक स्टेटमेंट निकाल के और यहाँ पे दे रहा हूं, जो कि हमने अभी एक लॉ फॉलो किया था। किस लॉ को? न्यूटन लॉ को, जिसके अकॉर्डिंग हमने कूलम्ब्स लॉ को बनाया यहाँ पे मैथमेटिकली, उसी से हमने एक स्टेटमेंट बनाया यहाँ पे। और वो स्टेटमेंट क्या है वो देखिए यहाँ से, देखिए, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के दो फोर्सेज हैं, जैसे पॉइंट A और पॉइंट B के ऊपर Q1 एंड Q2, ठीक है। चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस R, जो कि एक दूसरे से R डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड है, इज F इज इक्वल्स टू C डैश या C, जो भी आप लेना चाहते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है? ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है, वेयर C इज द कूलम्ब्स कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसके बीच में चाहे कोई कुछ भी आ जाए, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके बीच में कोई भी मीडियम आता है फोर्स के बीच में, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिल्कुल भी। लेकिन
इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर मीडियम का इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई, ये मान लीजिए ये कोई चार्ज बॉडी है, ये कोई दूसरी चार्ज बॉडी है, अगर ये इसको खींच रही है और इन दोनों के बीच में कोई मीडियम है, एयर भी है इन दोनों के बीच में, क्या है, एयर भी एक मीडियम होता है, एयर भी अगर इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों के बीच में अप्लाइड फोर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो कूलम्स कांस्टेंट है ये उसी मीडियम की बात कर रहा है जो दोनों चार्जेस के बीच में होता है। अब हमने इसको डेराइव किया स्टेटमेंट को, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इस तरीके से मैंने आपको बताया कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। दोनों को कंबाइन किया, ये इक्वेशन आई, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो, ये तो आपका कूलम्स लॉ हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज जो आती है वो है हमारी इस मीडियम के बारे में, कि ये जो मीडियम है दो चार्जेस के बीच में, इसमें हमें क्या करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो फोर्स है वो हमें पता लगे कि कौन सा मीडियम किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में रखने के बाद में उसके फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है और कितना फोर्स अप्लाई होगा, ये डिपेंड करेगा इस मीडियम वाली बात के ऊपर। और इस मीडियम वाली बात के लिए हमारे पास इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है उसके लिए हमने एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी बनाई है, इजाद की है, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। और उसको मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में ये दो अलग अलग चार्जेस हैं, ऐसे चार्ज्ड बॉडी है मेरे पास में, इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है। जैसे ये इसको अट्रैक्ट कर रही है और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के साथ साथ इनके चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। क्यों होता है और वो अट्रैक्शन क्यों होता है उसको समझना है हमें। कोई भी पॉइंट चार्ज जो है, जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ ऐसे, इस चार्ज के चारों तरफ ऐसे, मतलब ये तो आपको 2D में डायग्राम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऐसी ही लाइनें आपकी तरफ भी होंगी, इधर भी होंगी, मतलब चारों तरफ होंगी। चारों तरफ का मतलब 4 पाई एंगल में, चारों तरफ, सराउंडिंग में चारों तरफ। जैसे किसी बॉल के चारों तरफ हमने ऑल पिन चुभो दी है तो वो कैसी नजर आएगी, इस तरीके से। तो ये चारों साइड में फोर्स लगाता है, ये चारों साइड में फोर्स लगाता है। तो जैसे ये वाला, ये क्यू चार्ज है, ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये यहां से निकलने वाली जो लाइनें हैं, ये वाली लाइनें, ये 100 है और यहां तक इसके पास जा रही हैं और ये 100 लाइनों से इसको खींच रहा है। हमने इन दोनों के बीच में कोई मीडियम लगा दिया, कुछ भी मीडियम, जैसे मान लीजिए ये लगा दिया मार्कर, ये लगा दिया ऐसे, ये मीडियम लगा दिया। अब मीडियम लगाने से इस बॉडी की जो लाइन है वो इस बॉडी तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 में से 40 पहुंच रही हैं, 60 नहीं पहुंच रही हैं। तो फोर्स की वैल्यू कम हो गई। तो वो जो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कम हुई है, उस फोर्स की वैल्यू को बीच का जो मीडियम है उसने परमिशन कितने को दी आगे जाने के लिए, सिर्फ परमिट किया उसको, कितने को परमिट किया, सिर्फ 40 लाइंस को ही, बाकी 60 उसने रोक ली हैं। तो उस मीडियम की परमिटिविटी हम क्या बोलेंगे, 60, 40 नहीं, जो पास हो गई है वो उसकी परमिटिविटी नहीं है, जो उसने रोक ली है बीच में वो उसकी परमिटिविटी है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 60 है उसकी परमिटिविटी। जैसे सपोज कीजिए कि दोबारा से इसी को एग्जांपल को लेता हूं, जैसे इन दोनों के बीच में कोई भी मीडियम है, किसी भी टाइप का कोई मीडियम है, और वो मीडियम जो है इसके थ्रू अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को हाफ कर देता है या फिर 50 कर देता है। ठीक है, तो मीडियम की जो परमिटिविटी होगी या 20 कर देता है, तो मीडियम की परमिटिविटी जो होगी वो कितनी होगी, जितना वो कर देता है उस फोर्स की वैल्यू के ऊपर, जितना वो इफेक्ट डालता है वो उसकी परमिटिविटी होगी। समझ में आया इतना, ये चीज है। तो अब जो अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, अभी मैं स्टेटमेंट लिखता हूं उसका, देखिए आप लोग। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे परमिटिविटी को, वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है उसके लिए, अब उसको हम रीड करते हैं। देखिए ये क्या है, परमिटिविटी क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। जो मीडियम हमने डाला है दो चार्ज बॉडी के बीच में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स कहां है, बिटवीन टू चार्जेज विच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको इफेक्ट करती है।
और इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब ये चीज मैं आपको एग्जांपल लेके समझा चुका हूं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। क्या है? मैंने स्पेलिंग लिखी है, अगर आपको बोलने में दिक्कत आ रही हो तो EPSLON, एप्सिलॉन। क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये इसका सिंबल है, इस तरीके से हम इसका सिंबल लिखते हैं और ये आपकी परमिटिविटी हो गई। अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा, तो ये क्या करेगी ये परमिटिविटी? ये परमिटिविटी जो है ये रिड्यूस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसको रिड्यूस करती है? फोर्स को। देखो यहां पे साफ लिखा है विच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। अगर हमारे पास में ये कोई दो चार्ज बॉडी है, ये कोई बॉडी है दो, और ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है इस तरीके से, और हमने इसके बीच में कोई मीडियम डाल दिया, ऐसे। क्या डाल दिया? मीडियम। तो अब इसके अट्रैक्शन का जो फोर्स है या रिपल्सन कर रही है, तो रिपल्सन का जो फोर्स है वो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉइंट चार्ज जो है उसकी फोर्स ऑफ लाइन ऐसी होती है, चारों तरफ, चारों साइड में होंगी, 4 पाई एंगल में होंगी, इधर भी होंगी, इधर, उधर, इधर, इधर, सब जगह होंगी। जैसे एक बॉल के चारों तरफ ऑल पिन चुबो दे तो वो कैसा नजर आता है। तो ये जो फोर्स ऑफ लाइन है ये मीडियम रोक लेता है। जैसे मान लीजिए ये लगा दिया हमने बीच में, अब इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइन जो है वो 100 के बजाय 60 पास हो रही है, तो 40 को इसने रोक लिया, तो 40 जो 60 बची वही सिर्फ फोर्स अप्लाई करेंगी, पूरी की पूरी अप्लाई नहीं करेंगी। तो ये रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है? फोर्स को रिड्यूस करता है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। मैं लिख रहा हूं यहां पे, इफ एप्सिलॉन इज increases then force between charges decreases। कैसा होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये वाली चीज होती है। अब देखिए एक बात और बताता हूं मैं आपको, इसको मेजर करते हैं हम लोग, इस एप्सिलॉन को मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे? देखो उसके लिए सपोज कीजिए कि मेरे पास में ये एक पॉइंट चार्ज है जिसके चारों तरफ क्या निकल रही है? फोर्स ऑफ लाइंस निकल रही हैं बाहर, और वो फोर्स ऑफ लाइंस क्या होती हैं इसी लेसन में थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो बाहर निकल रही हैं और यहाँ पे एक और सिंगल चार्ज है, उस सिंगल चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स ऑफ लाइन जाएगी? सारी जाएंगी या कोई एक जाएगी? सिर्फ एक जाएगी। देखिए इस तरीके से बाहर निकली हुई है, एक लाइन ऐसे निकली हुई है, यहाँ पे ये चार्ज है, इसकी तरफ एक ही फोर्स ऑफ लाइन जा रही है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपल्सिव कर रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो किसकी बात करें? अगर एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो देखो एक चार्ज के लिए निकाल रही है और टोटल कितना है? टोटल चारों तरफ कितना है? 4 पाई। तो एक के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, सॉरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, 4 पाई ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि चारों तरफ का एंगल है ना, आप समझिए चारों तरफ का एंगल है, हर डायरेक्शन का, एक्स वाई जेड तीनों का, ठीक है। और आपको पता है अभी अभी ये चीज क्लियर हुई है कि जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? जो फोर्स लगेगा वो किसका उल्टा होगा? रेसिप्रोकल होगा। किसका? एप्सिलॉन का। तो उसको भी हमने यहां पे ले लिया एप्सिलॉन, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू इस तरीके से हम दिखा देंगे। अगर ये मीडियम के लिए यूज हुआ है तो इसको एम लिख दिया, एप्सिलॉन एम फॉर मीडियम, एनी मीडियम। ये ऐसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमने अगर अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगी? उस वैल्यू से पहले अगर हम इसको फॉर्मूले में डालें, देखो फॉर्मूले में डाल के देखते हैं। फॉर्मूला आपका क्या था? फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू C Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इस C की वैल्यू आपके पास में वो आ चुकी है, तो F इज इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m और Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना आपका, बना कि नहीं बना? अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, अब मीडियम तो एयर भी होती है,
तो उस मीडियम एयर के लिए, और एयर से जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर की डेंसिटी घटती जाएगी, फिर काफी ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एयर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। उस केस में हम बोलेंगे कि वहां वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। तो उसको हम, उस जगह को हम फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। और उस फ्री स्पेस की कंडीशन में अगर हम लोग कोई दो चार्ज बॉडी को लेके जाएं और उनके बीच में चार्ज को मेजर करें तो वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच का जो मीडियम है उसकी जो एप्सिलॉन है, उसकी जो परमिटिविटी है वो मिनिमम है। तो परमिटिविटी अगर मिनिमम होगी तो फोर्स भी मैक्सिमम लगेगा। फोर्स क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। तो उस मिनिमम परमिटिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और एयर, एयर भी ले सकते हैं इसको, एयर, ये वाली चीज हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट की गई तो वो आई थी 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12, सॉरी -12, एक मिनट, -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर मीटर पर मीटर, और नहीं सॉरी न्यूटन, सॉरी पर न्यूटन और मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो है इसकी कंप्लीट वैल्यू अगर हम निकालें इसके बेस पे, किसके बेस पे? फ्री स्पेस के बेस पे, क्योंकि ये तो फिक्स है। क्या है ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। लेकिन ये जो है एप्सिलॉन एम, ये चेंज हो सकता है, अलग अलग मीडियम का अलग अलग होगा। तो ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को अगर यहाँ पे डाल के अगर हम इस कौन से कांस्टेंट की वैल्यू, हम अगर कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? C इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कितनी आएगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ऐसे दिखा सकते हैं हम इसको। अब देखो एक बात बताता हूं आपको। बात क्या बताता हूं? ये जो फोर्स होता है कौन सा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, कूलम फोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो मीडियम की परमिटिविटी एक अलग चीज है, एक बार छोड़ दीजिए। लेकिन अगर उसके अंदर हम लोग और जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे स्टेट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की स्टेट कैसे हो सकती है? उसकी शेप और साइज, या फिर टेम्परेचर, उसका कलर और अदर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, डेंसिटी हो गई। ऐसी अगर इसके अंदर अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल अगर हम डालें दोनों के बीच में, या फिर कलर चेंज कर दिया मटेरियल का, या फिर उसको गर्म, एक बार गर्म डाला एक बार ठंडा डाला, हॉट और कोल्ड, या फिर हम लोगों ने उसकी शेप चेंज करके देखी, एक बार सिलेंड्रिकल डाल दिया, एक बार क्यूबिकल शेप में डाल दिया, तो उस चीज का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका। सिर्फ और सिर्फ अगर इफेक्ट पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमिटिविटी का पड़ता है। कौन से मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, उसका कलर कैसा है, वो गर्म है कि ठंडा है, या फिर उसकी शेप कैसी है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको, ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा इसलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं आज तो। लेकिन अगला जो चैप्टर होगा आपका, नहीं सॉरी, अगला जो लेक्चर होगा आपका, उसमें मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। मतलब हम रिलेशन में लेके, मतलब रिलेट करेंगे परमिटिविटी को। तो रिलेट करेंगे तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग परमिटिविटी को लेना ज्यादा इजी रहता है, उसको समझना ज्यादा इजी रहता है। इसलिए हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालने में ज्यादा इजी, मतलब कंफर्ट मिलता है।
और हम लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं और इजीली उसको सोल्व कर पाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी में, इसमें जैसे दो, मैंने आपको बताया कि दो चार्ज बॉडी के बीच में अगर कोई मीडियम डालते हैं और वो उसके फोर्स को 20 गुना कम कर देता है, तो उसकी परमिटिविटी कितनी होगी 20, किसकी होगी 20 हो गई उस मीडियम की परमिटिविटी। तो उसके रेस्पेक्ट में ले लिया हमने, उसको रिलेटिव बनाया। इसी तरीके से हम रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अभी मैंने आपको काफी सारी चीजें ऐसी बताई हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है, जिसमें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आ गया है और चार्ज के बारे में जो स्टडी की थी उसमें इलेक्ट्रॉन थ्योरी आ गई। ये सारी चीजें जो है ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करती हैं। कूलम्ब्स लॉ आ गया, परमिटिविटी आ गई। ये सब चीजें आपको रिवाइज करके एकदम बढ़िया तरीके से टिप्स पे आपको तैयार करनी है, जिससे कि आपको पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इजी स्मूथली समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।